हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में जो यहाँ पे इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास बनते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के कहीं ना कहीं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है आपका, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जंतुओं में कहीं ना कहीं निरंतरता के लिए, यानी उसके लिए क्या आवश्यक होता है कि उनकी निरंतरता बनी रही, उनका पीढ़ी बनी रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो उसमें लिए पहला ऑप्शन है पाचन, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है प्रजनन, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। तो कहीं ना कहीं निरंतरता के लिए हमें प्रजनन की आवश्यकता होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर खा है, बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है मेढक में, दूसरा ऑप्शन है गाय में, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य में, जबकि चौथा ऑप्शन है बकरी में। तो ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा, यानी जो बाह्य निषेचन होता है कहीं ना कहीं मेढक के अंदर होता है। तो आप इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर गा, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेता है? पहला ऑप्शन है 2 नर जंतु, दूसरा ऑप्शन है 1 नर एवं 1 मादा जंतु, तीसरा ऑप्शन है 2 मादा जंतु, या चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं लैंगिक प्रजनन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि एक नर एवं एक मादा जंतु क्या करते हैं, प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आंतरिक निषेचन होता है। जो आपका आंतरिक निषेचन होता है किसकी वजह से होता है, कहाँ पे होता है? तो पहला ऑप्शन है नर शरीर के बाहर, दूसरा ऑप्शन है मादा शरीर के बाहर, तीसरा ऑप्शन है नर शरीर के अंदर, जबकि चौथा ऑप्शन है मादा शरीर के अंदर। तो जो आंतरिक निषेचन होता है आपको मालूम होता है कहीं कहाँ पे होता है, वो जो मादा होती है, फीमेल होती है, उसके शरीर के, उसकी बॉडी के अंदर उसका निषेचन होता है। प्रश्न नंबर अगला है, मादा जननांग है। तो मादा जननांग कौन कौन से हैं, कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। वृषण है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शिशन, जबकि चौथा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मादा की बात करता है यानी फीमेल की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, यानी गर्भाशय आपका मादा जननांग है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अमीबा है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अभी आपने ऊपर देखा जो मेढक में होता है बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये करेक्ट आंसर के सामने सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर का है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं जो निषेचन होता है वो लैंगिक जनन प्रजनन में होता है। किस में होता है? लैंगिक, जबकि यहाँ पे लिखा अलैंगिक। तो अलैंगिक में जो प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। अगर यहाँ पे लैंगिक लिखा होता तो ये बात सही होती है, तो हम सही लगाते हैं। प्रश्न नंबर घ, शुक्राणु एक युग्मक है। शुक्राणु कैसा है? एक युग्मक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर अगला है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। तो जो हमारा अंडाशय होता है उससे वहाँ से शुक्राणु निकलते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो आपका शुक्राणु निकलता है वो वृषण से निकलता है, अंडाशय से नहीं निकलता है, जिसके सामने हम गलत निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलानकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। स्तंभ का में दिया गया है मेढक, केचुआ, शुक्राणु, मनुष्य, अंडाणु एवं भ्रूण। और इधर दिया गया खा में नर युग्मक, जरायुज, बाह्य निषेचक, द्विलिंगी, गर्भाशय और मादा युग्मक। यानी मेढक आपका क्या है? मेढक है बाह्य निषेचक,
मेढक क्या करता है, बाह्य निषेचन करता है, यानी तो इसके सामने हम लगाएंगे मेढक के सामने बाह्य निषेचन। केचुए की बात करता है, केचुआ कैसा है, केचुआ द्विलिंगी है, यानी के पास इसके दो जो लिंग होते हैं कहीं ना कहीं दोनों मादा और फीमेल, नर और मादा का दोनों का गुण इसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको द्विलिंगी बोलते हैं। यानी कि केचुआ जो आपका होता है कहीं ना कहीं फीमेल भी होता है और मेल भी होता है। अगला है शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, तो ये नर युग्मक है, यानी कि नरों मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य एक जरायुज है। जो जरायुज किसे कहते हैं, जो बच्चे देती हैं, ठीक है, जो लोग बच्चे देते हैं उनको हम बोलते हैं जरायुज। तो अब कभी भी शब्द आपके सामने जरायुज जैसा शब्द वर्ड आए तो आप क्या जानेंगे, जो बच्चे पैदा करती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, उनको जरायुज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है अंडाणु। अंडाणु क्या है, अंडाणु मादा युग्मक है। तो जो अंडाणु होते हैं कैसे हैं, वो मादा युग्म यानी कि वो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं और मादा युग्मक होते हैं। लास्ट पॉइंट बचा आपका ब्रूड। ब्रूड किसका मिलान किससे करेंगे, ब्रूड का मिलान किस में होगा, ब्रूड आपका बनता कहाँ पे है, गर्भाशय में। जो आपका बच्चा सबसे पहले कोई जन्म लेता है, अगर उसके जो ब्रूड में होता है तो सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, तो सबसे पहले उसका जो हार्ट होता है यानी दिल होता है, उसका निर्माण उसके अंदर सबसे पहले ब्रूड का जो होता है, जो फिटस होता है, जब बेबी 8 मंथ का हो जाता है, 8 सप्ताह का हो जाता है, जब 7 से 8 सप्ताह का बेबी हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉडी का पहला अंग बनता है, कौन सा होता है, उसकी धड़कन बनती है, यानी कि उसका दिल बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मतलब सबसे जब न्यू बेबी कोई बच्चा यानी फिटस रूप में आता है, फिटस के फॉर्म में पहुंचता है, ब्रूड से फिटस, पहले ब्रूड बनेगा, ब्रूड से फिटस होता है। फिटस कब कहता है, जब बेबी का एज कम से कम 6 से 7 सप्ताह हो जाता है, 7 से 8 सप्ताह के आसपास हो जाता है, तब वो यानी 1-2 महीने जब बेबी बच्चे गर्भ में रह जाता है, तब उस समय के काल को बोलते हैं फिटस। और फिटस के समय ही बेबी के पहले अंग का निर्माण होता है, उसका नाम होता है हार्ट यानी कि दिल, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे सभी का मिलान हो गया, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो द्विलिंगी के बाद अभी आपने देखा द्विलिंगी कौन होता है, इसको हमें पहले तो जानेंगे द्विलिंगी होता क्या है, और उसके बाद इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उत्तर में लिखेंगे, जिन जंतुओं को नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिन जंतुओं में लिख लीजिए, यहाँ पे जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे कि आपका केचुआ है और जोक है। तो ये जोक का आपने देखा होगा, अक्सर नदियों में नहाते हैं वहाँ पे, तो आपके शरीर में चिपक जाती है, परजीवी होता है आपके शरीर से। ये क्या करता है, अपना भोजन लेता है, आपके शरीर के बॉडी को में से खून चूसता है, और आपके जो भैंस होती हैं, आपकी जो गाय भैंस होती है, नहाने नदियों में जाती है तो उनके शरीर में भी चिपक करके उनसे खून पीती हैं। तो ये आपके किसी प्रकार के हैं, ये आपके द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं, क्योंकि जो नर और मादा का जो प्रॉपर्टीज़ होती है कहीं ना कहीं इनकी एक ही बॉडी में पूरा पाई जाती है। यानी कि एक पार्ट में नर की तरह भांति वर्क करते हैं, जबकि दूसरी पार्ट में ये आपके मादा की तरह यानी मेल और फीमेल के दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है द्विलिंगी। यानी दोनों लिंग पाए जा रहे हैं, मनुष्य के भी पाए जा रहे हैं और आपके मादा के भी पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया। तो आपके 2 उदाहरण हैं, एक तो आप केचुआ याद कर लीजिएगा, और जबकि आप दूसरा नाम याद कर लीजिएगा जोक का। प्रश्न नंबर 5, प्रजनन से क्या समझते हैं। तो आप प्रजनन से क्या समझते हैं, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है, इसके बारे में आइए जानते हैं प्रजनन से क्या हम समझ सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, जंतुओं में अपनी ही जात की निरंतरता बनाए रखने के क्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी उसकी निरंतरता बनी रहे, जंतु अपनी ही जाति के बच्चों को प्रोडक्शन करते रहें, उनका ग्रोथ होता रहे, उनका मतलब पीढ़ी चलती रहे, तो उनकी जो निरंतरता है उनकी अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रजनन की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए मनुष्य का अपना प्रजनन नहीं करता, अपनी निरंतरता नहीं बना रखता है, बच्चे नहीं पैदा करता है, तो उसका प्रजनन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी जंतुओं को अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। उसे क्यों कहते हैं प्रजनन, निरंतरता बनाए रखना, अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 6,
लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर बताइए। तो अभी आपने देखा प्रश्न लैंगिक के ऊपर जो आपको मिलान करना था, वहाँ पे नहीं सही गलत उनका निशान लगाना था, वहाँ पे हमने देखा। अब उसी के बारे में हम लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे पहला दिया गया है, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप डाल लेंगे लैंगिक प्रजनन और दूसरे कॉलम में लिख लेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2। लैंगिक प्रजनन में लिखेंगे लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। जो लैंगिक प्रजनन होते हैं कहीं ना कहीं उसके लिए नर और मादा का होना ज़रूरी है, तभी लैंगिक प्रजनन संभव हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा तभी लैंगिक प्रजनन हो पाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की तो इसमें नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या तो इसमें नर की आवश्यकता होती है, ना ही तो ही इसमें मादा की आवश्यकता होती है। अब इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक लिंगी होते हैं एवं एक द्विलिंगी। एक लिंगी जैसे मनुष्य आपके अंदर आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं। और अगर हम बात करते हैं द्विलिंगी में, द्विलिंगी आपने देखा एक आपका जोक हो गया, आपका एक केचुआ हो गया, तो ये द्विलिंगी हो गए हैं। तो ये इस प्रकार से जो मतलब कि कहीं ना कहीं इनको नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है तब ये प्रजनन करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की, पॉइंट नंबर 2, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मुकुलन होता है, एक होता है बहुविभाजन, एक होता है द्विखंडन। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी बॉडी से ही दूसरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। अपने अगर मान लीजिए एक पार्ट है, इसके सेम टू सेम पार्ट अलग हो जाता है, तो सेम पार्ट इधर बन गया, एक पार्ट इधर बन गया, यानी इसका बहुविभाजन हो जाता है। कई प्रकार के पौधे भी आते हैं। अगर हम स्टार फिश होता है आपका, एक स्टार फिश होता है, अगर इसके किसी पार्ट को हम काट देंगे तो फिर से इसी प्रकार से एक नए स्टार फिश को जन्म दे देता है। यानी कहीं ना कहीं जो ये प्रजनन कहलाता है, कैसा कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। एक प्रकार से अपने पौधा देखा है, उसकी कह देखते हैं उसकी जड़ों से, उसकी पत्तियों से नए पौधे निकलने, उनकी पत्तियों से नए पौधे निकलने लगते हैं, वहाँ से जड़ निकल जाता है। तो इस प्रकार जो पौधे होते हैं सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 होता है, एक तो मुकुलन होता है, दूसरा बहुविभाजन होता है और तीसरा होता है द्विखंडन। तो इसके बारे में आप यहाँ पे याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो आपने देखा आंतरिक निषेचन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं बैल, बकरी, मनुष्य, ये सब जो जितने भी निषेचन करते हैं कहीं ना कहीं मादा शरीर के अंदर होता है, उनकी बॉडी के अंदर गर्भाशय में होता है, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन की क्रिया। तो ये सब किस में पाए जाते हैं? जैसे बैल हमारा होता है, बकरी होता है, गाय होती है। बैल के अंदर नहीं होगा, गाय यहाँ पे ले लीजिएगा। तो गाय आपकी हो जाएगी क्योंकि फीमेल में होगा, और बकरी हैं आपकी, मनुष्य हैं, मनुष्य के अंतर्गत फीमेल की बात किया जा रहा है, उनके अंतर्गत पाया जाता है जो मादा होती हैं। अब मनुष्य में आप आदमी को ना जोड़िएगा। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया था। 7वां 8वां प्रश्न देखते हैं, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। एक आपने जरायुज देखा, तो जरायुज में क्या बोला गया था? जिसमें जिसमें जीव क्या करता है? बच्चे देता है, उसको बोला जाता है जरायुज के अंतर्गत रखा जाता है। और एक शब्द आपका आ गया अंडयुज। अंडयुज में वे होते हैं जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं, उनको अंडयुज के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए जरायुज मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, किस प्राणी के किस में आता है, तो आप बताएंगे जरायुज। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप जरायुज पे टिक लगा के आएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे कि आपके शुतुरमुर्ग होते हैं, आपके मुर्गी होती है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जो जीव जंतु हैं जो अंडे देने वाले होते हैं उसको हम बोलेंगे अंडयुज। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अंडयुज को उदाहरण सहित समझाया। तो अंडयुज क्या होते हैं? अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। यानी जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंडयुज। जबकि जो बच्चे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जरायुज। उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं तो कबूतर आपकी मुर्गी है, शुतुरमुर्ग है, कई जो आप पक्षियाँ कई हैं उसके जितने भी अंडे देते हैं, मोर आपका है, मोर भी अंडे देती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आपके अंडयुज के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अभी हमने देखा था आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता था, आपके बकरी में पाया जाता था, गाय में पाया जाता था। अगर हम बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो जो मछली आपका होता है, मेंढक होता है, कहीं ना कहीं ये बाह्य निषेचन करती है।
ये अपने अंडे क्या करती हैं, बाह्य निषेचन की क्रिया के द्वारा इनका होता है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये बताइए कि बाह्य निषेचन क्रिया कौन करता है। तो आप मेंढक को याद रखेंगे और मछलियों को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है और लास्ट प्रश्न है चैप्टर का। मादा के किस अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो जो भ्रूण का रोपण होता है तो मादा के यानी फीमेल होती है उसके किस अंग में होता है, इसकी बात हमें यहाँ पे इस विषय में चर्चा करनी है। तो जो मादा का गर्भाशय होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो भ्रूण का रोपण होता है वहीं पे होता है। तो जो यानी कि जो माँ का गर्भाशय होता है तो वहाँ पे यूट्रस जिसको इंग्लिश बोलते हैं, यूट्रस के अंदर आपका भ्रूण का रोपण होता है, यानी जो भ्रूण होता है वहीं पे पलता बढ़ता है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को जो खासकर मैथ और साइंस के चैप्टर है उसको पूरा हम इससे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी प्रश्न आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।